तो सबसे पहले तो आप सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन स्टडी टूम परिवार में। आप सभी जानते होंगे कि ये हमारी लगातार सटासट और फटाफट सीरीज का सेशन चल रहा है और कम समय में अधिक जानकारी हमेशा से हमारा जो फार्मूला है वो रहा है। और आज भी हम हमेशा की भांति कम समय में अधिक जानकारी और सटीक आंसर पर हम यहाँ पर जो चर्चा है हमारी करने वाले हैं। और आज हम 50 प्रश्नों पर हमारी जो चर्चा रहेगी वो कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। और आपको भी कमेंट सेक्शन में ये बताना है किसी प्रश्न पर डाउट होता है, कुछ कंफ्यूज होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले तो हम कलर जो है ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और पहला प्रश्न है, किसी वाहन में वैक्यूम बूस्टर में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो गाड़ियां होती हैं इनमें वैक्यूम बूस्टर होता है और हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं गाड़ियों में, इनमें भी वैक्यूम बूस्टर आप सभी को पता है लगा होता है। और ये कहाँ लगा होता है? जो ब्रेक बूस्टर होता है इसमें एक छोटा सा पाइप घुसता है और ये पाइप बाहर जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर इसके पीछे वाले भाग में ये लगता है। तो मतलब कि अल्टरनेटर के पीछे ब्रेक बूस्टर भी लगा होता है। तो वैक्यूम बूस्टर जो होता है तो वो इसका काम क्या होता है? तो ब्रेकिंग जो है सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम में मदद करने के लिए यहाँ पर वैक्यूम बूस्टर को है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो वैक्यूम बूस्टर का जो संबंध होता है यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कार को चालू करते समय एक्सीलेटर को, किसी कार को चालू करते समय एक्सीलेटर को क्या है? जब भी आप गाड़ी चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको कभी भी एक्सीलेटर को पंप नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सीलेटर को पंप करके चालू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपके इंजन में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। तो स्टार्ट करते समय बिल्कुल भी सामान्यतया इसको नहीं दबाना चाहिए, सामान्यतया नहीं दबाना चाहिए। जब गाड़ी में दिक्कत हो जाती है, खराबी आ जाती है, स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तब आप इसको दबा सकते हैं। हालांकि सामान्य स्थितियों में इसको नहीं दबाया जाता जब स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में किस वाहन को मार्ग का अधिकार होता है? पहाड़ी क्षेत्र में आप सभी को पता है एक ऊपर की ओर जा रहा होता है, एक नीचे की ओर आ रहा होता है। तो यहाँ पर प्राथमिकता किसको होनी चाहिए? तो मार्ग पर अधिकार होता है ऊपर की ओर जा रहा हुआ जो वाहन होता है ना, तो उसको यहाँ पर मार्ग का अधिकार होता है नीचे की ओर आने की तुलना में। तो प्रश्न संख्या 4 है, आधुनिक वाहनों में किस किस्म के ब्रेक पाए जाते हैं? आप सभी को पता होगा कि आजकल वर्तमान में जो ब्रेक आ रहे हैं वो शुरू में क्या होता था, पुरानी गाड़ियों में ड्रम ब्रेक होते थे, बाद में ड्रम और डिस्क दोनों आ गए। आजकल तो केवल डिस्क भी आने लगे हैं। लेकिन जो आधुनिक गाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियों में आगे और पीछे कौन से ब्रेक होते हैं? यहाँ पर डिस्क और ड्रम दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, किसी गोल चक्कर पर मार्ग का अधिकार किस यातायात या वाहन को होता है? तो जो गोल चक्कर होता है, माना कि गोल चक्कर इसमें आप एंटर कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें जो आपके जो राइट साइड में जो यातायात होता है ना, राइट हैंड की ओर, तो उस यातायात को आपको प्राथमिकता से देखना चाहिए। और चाहे चौराहे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं चाहे छोड़ रहे हैं, तो आपको आगे पीछे ध्यान से सावधानी से जो भी वाहन आ रहे हैं, जो भी यातायात है, उसको यहाँ पर आपके कारण असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी दाईं ओर के यातायात का जो है यहाँ पर क्या होता है? मार्ग का अधिकार होता है आपकी तुलना में। प्रश्न संख्या 6 है, वाहन खड़ा या पार्क करने जाने से पहले आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो आप सभी को पता है जब भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो इंजन को बंद करना चाहिए, इग्निशन लॉक करना चाहिए, चाबी निकाल लेनी चाहिए, हैंड ब्रेक है वो लगा देना चाहिए। जब भी आप कहीं पर भी रोड के ऊपर या कहीं पर भी वाहन को पार करते हैं, सड़क पर या सड़क के किनारे गाड़ी को रोकते हैं, तो इसकी बात हो रही है। अगर रात के समय में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रात की कंडीशन अलग होती है, पार्किंग लाइट भी ऑन छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, सड़क के बीच में दो ठोस रेखाएं क्या सूचित करती है? दोहरी है या डबल रेखा है और ठोस रेखा है, टूटी हुई नहीं है। तो इसका मतलब होता है जब तक कोई अवरोध न हो आप अपने वाहन को इन रेखाओं के पार नहीं ले जा सकते। जब कोई मतलब अवरोध होता है ना, तो आप मतलब इन दो ठोस रेखाओं को आप पार कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। किसी आपातकालीन स्थिति में जरूर आप थोड़ा सा सावधानी से इनको पार कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर
पर्सन सिंह यहाँ पर 8 है। हर बार जब इंजन ऑयल बदला जाता है तो आप सभी को पता है कि इंजन ऑयल के साथ में ऑयल फिल्टर को भी बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंजन ऑयल की बात करते हैं तो 15W40 ग्रेड का ऑयल डालते हैं और छोटी गाड़ी में लगभग 7 लीटर तक ये इसमें ऑयल आता है। और आप सभी को बताना चाहूँगा ये 10,000 किमी पर ऑलमोस्ट यहाँ पे सर्विस करवाई जाती है और सर्विस के समय ही इंजन ऑयल को यहाँ पे बदला जाता है। तो इसके साथ में ऑयल फिल्टर भी बदल दिया जाएगा। प्रश्न सी का 9 है, सड़क पर सूचनाप्रद संकेत चिन्ह आमतौर पर किस आकृति के होते हैं? सूचनात्मक संकेत पूछे हैं तो आप सभी को पता है सूचनात्मक संकेत चौकोर आकृति में होते हैं, त्रिभुज में चेतावनी होते हैं, गोल आकृति में आदेशात्मक होते हैं। तो यहाँ पर किस कलर में हो जाएगा? आयताकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पहली बात आपको याद रखना है, अगर बिना गियर की बात आ जाए, 50-80 से कम की बात आ जाए, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में आपको 16 साल के ऊपर टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। यानी या तो बिना गियर की या 50-80 से कम जो कैपेसिटी का इंजन है उसके लिए यहाँ पर गियर इंजन जो गाड़ी होती है उसके लिए जो आप लाइसेंस बनवाते हैं वो 16 साल की उम्र में बनवा सकते हैं। किसी नए पेट्रोल कार वाहन के लिए एक बार की कर का क्या अभिप्राय होता है? किसी नए पेट्रोल कार वाहन है, निजी वाहन है, तो यहाँ पर आप सबको पता है एक बार की जो कर होता है उसे हम वन टाइम टैक्स भी बोलते हैं। और वन टाइम टैक्स जो होता है यहाँ पर वाहन का पंजीकरण वैध रहने तक कर का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि इसका जो जवाब है वो 15 साल तक होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 1 भी हो जाएगा, वाहन का पंजीकरण वैध रहने तक का कर भुगतान है वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, जब कोई मोटर वाहन ऐसी दुर्घटना में शामिल हो जिससे जान माल का नुकसान न हुआ हो तो उसकी रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने में खालिस्तान के भीतर की जाएगी। बिल्कुल, आप चाहे कोई व्यक्ति मरा है नहीं मरा है, कोई एक्सीडेंट खतरनाक था या साधारण था, उसे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो भी 24 घंटे के भीतर भीतर। तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते समय आप ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां पीली बत्ती लाल बुझ रही है, सॉरी जल बुझ रही है, जहां पीली बत्ती जल बुझ रही है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, जब पीली बत्ती येलो बत्ती है, जल बुझ रही है, फ्लैश हो रही है, तो इसका मतलब है आप धीमा और सावधानी से चल सकते हैं। मतलब कि वाहन धीमा करना, जब ऐसा करने करके सुरक्षित होना सुनिश्चित हो जाए तभी आगे बढ़ना। मतलब कि आप अगर येलो लाइन ऑन हो रखी है तो आपको वहां पर क्या करना है? गाड़ी को धीमा करना है और सुरक्षित हो तभी आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 आपके सामने आ चुका है। जब सड़क पर लगातार पीली रेखाएं अंकित हो तो वाहन को क्या करना चाहिए? सभी को पता है पीली रेखाएं अगर लगातार हो ना तो कंटिन्यूअस लाइन, तो यहाँ पर पीली रेखा छूनी या पार करना मना होता है, ओवरटेक करना मना नहीं होता भाई। इनको इन रेखाओं को पार करना मतलब कि यहाँ पे क्षमा मतलब मना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, सभी मोटर वाहन खालिस्तान किस बीमा के द्वारा कवर होनी चाहिए? तो सभी मोटर जो वाहन है तृतीय पक्ष बीमा से यहाँ पे कवर होनी चाहिए। सीएनजी का अभिप्राय है, आप सभी को पता है हाइड्रोलिक जो सिस्टम होते हैं, सॉरी हाइड्रोलिक क्या, जो फ्यूल होता है डीजल या पेट्रोल है, इनके बाद में जैसे हाइड्रोजन है, आपकी सीएनजी है, एलपीजी है, ये गैसें क्या है यहाँ पर वैकल्पिक ईंधन का काम करते हैं। तो उसी में जो सीएनजी है, सीएनजी का अभिप्राय पूछा है इसमें, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका होता है, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। गाड़ी चलाते हुए आप एक लंबी ढलान वाली सड़क पर हैं, अपनी वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गति नियंत्रण करनी है, ढलान पर आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको क्या करना है? गियर बदलकर कम करना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंजन बंद करने वाला काम तो कभी भी आप मत कर देना। इंजन बंद है, न्यूट्रल गियर है, दोनों ही काम आप मत कर देना भाई कभी। और हैंड ब्रेक का प्रयोग भी मत करना भागती गाड़ी में। तो प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। गाड़ी चलाते समय आप रात में एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं, आप अवश्य सुनिश्चित करेंगे, क्या सुनिश्चित करेंगे? जब आप आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो ओवरटेक करने से पहले आप हेडलैम्प को फ्लैश करेंगे, और इसी फ्लैश को साथियों डिपर कहा जाता है। आप सभी को पता होगा डिपर देना, तो डिपर कब दिया जाता है? प्रश्न को पढ़ें। आप रात में एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं तो आप अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि ओवरटेक करते समय जो डिपर देते हैं तो वो डिपर आप रात के समय में है वो दे सकते हैं, और अवश्य दें, तो देना भी चाहिए, ताकि रात्रि का जो समय होता है इसमें आगे चल रहे वाहन को ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई हमें ओवरटेक करना चाह रहा है। ओवरटेक करने से पहले आप हेडलैम्प को फ्लैश करेंगे।
हेडलाइट फ्लैश करते इसमें हेडलाइट की हाई बीम ऑन होती है, सभी को पता होगा। गाड़ी चलाते इसमें कोहरे की स्थिति में वाहन की हाई बीम लाइट का प्रयोग करना क्या होता है? आप सभी को पता है कि कोहरा जब होता है, कोहरे में फॉग लाइट इस्तेमाल की जाती है या लो बीम इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बुरा होता है कोहरे में हेडलाइट को ऑन रखना। बुरा होता है क्योंकि यह वापस परावर्तित होता है और चकाचौंध होने से बचाता है, या चकाचौंध कर सकता है। बचाता क्या है? क्योंकि ये बुरा होता है, क्योंकि ये वापस परावर्तित होता है और चकाचौंध कर सकता है। पर्सन सिंह या 20 है, ब्लाइंड स्पॉट या अंध स्पॉट या स्पष्ट स्थान क्या होता है? आप सभी को पता होगा रोड के कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो कि न तो रियर व्यू मिरर में दिखाई देते हैं न साइड मिरर में दिखाई देते हैं। रियर व्यू मिरर जो केबिन में लगा होता है, साइड मिरर जो कि गाड़ी के साइड की जगह स्थान बताता है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? यहाँ पर चालक के रियर व्यू मिरर या दर्पण, साइड दर्पण में नहीं दिखने वाले जो स्थान होते हैं ना, वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाते हैं। ढलान पर या डाउन हिल न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना खतरनाक होता है, क्योंकि ये किसको शोभा देता है? ये ब्रेकिंग कार्यकुशलता को प्रभावित करता है और ब्रेकों को फेल कर देता है। तो इसका भी ध्यान देना है। पर्सन सी के 22 है, मोटर वाहन में लेमिनेटेड सेफ्टी विंड स्क्रीन ग्लास वह होता है जो टूटेगा नहीं और जिसमें दोहरे ग्लास के बीच प्लास्टिक की एक परत पेस्ट है वो की गई होती है, और इसमें ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो लेमिनेटेड सेफ्टी विंड स्क्रीन ग्लास होगा वो टूटेगा भी नहीं, और यहाँ पर जो है वो इस टाइप से होता है जिससे दोहरे ग्लास के बीच प्लास्टिक की एक प्लास्टिक परत पेस्ट की गई होती है, जिससे कि वो बिखरता नहीं है और अधिकतम चोटों से की बजाय न्यूनतम चोटें सुनिश्चित करता है, और यहाँ पर व्यक्ति घायल होने से बच जाता है विंड स्क्रीन टूटने के बावजूद भी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, मोटर मार्ग में अपनी गाड़ी चलाते समय अगर आगे का एक टायर फट जाता है, ऐसे में आपको क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना है? स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ ढीली करना, तो पकड़ ढीली भी नहीं करनी चाहिए आपको भी। तो आपको क्या नहीं करना है वो बताना है। स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ ढीली करना, रोकने के लिए पूरी जोर से ब्रेक लगाना, ए और बी दोनों, ए व बी दोनों इसमें ऐसा है भाई, ठीक है। और हेडलाइट जलाना, दूसरे चालकों को सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाना। तो ये तो आप काम कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है ये ए और बी दोनों। स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ ढीली करना, रोकने के लिए पूरी जोर से ब्रेक लगाना, ये दोनों ही काम आपको नहीं करने होते हैं, ठीक है। ये दोनों काम क्या है? गलत है। और यहाँ पर पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ये दोनों काम ही आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 24 है, पेट्रोल वाहन के इंजन में उत्सर्जित जहरीली गैस क्या होती है? तो पेट्रोल इंजन होता है, इसमें जहरीली गैस की बात करते हैं तो CO जो गैस है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 25 है, सभी आधुनिक कारों में संघनन प्रणाली में होता है। संघनन प्रणाली का मतलब है चिकनाई प्रदान करना, या जो गाड़ी में इंजन ऑयल होता है वो संघनन का काम ही करता है, पुर्जों को आपस में घिसने से बचाता है, टूटने फूटने से बचाता है। तो जो आधुनिक कार है इनमें संघनन प्रणाली का कौन सा जो पंप है यहाँ पे काम आता है? तो रोटर टाइप पंप अभी काम में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वाहन में अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? आप सभी को पता है अल्टरनेटर का काम है यहाँ पर बैटरी को चार्ज करना या रिचार्ज करना। तो बैटरी आवेशित या चार्ज करना, ऑप्शन नंबर डी इसके पास इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न 27 है, किसी वाहन में क्लच सामान्यतः खाली स्थान के बीच स्थित होती है। तो क्लच किसके बीच में स्थित होती है? आप सभी को पता है इंजन और गियरबॉक्स के बीच में यहाँ पर जो है क्लच स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का प्रयोजन होता है। टायर को रोटेट क्यों किया जाता है? टायर को रोटेट इसलिए किया जाता था कि उसकी जो असमान घिसावट है ना वो कम हो जाए और उसकी उम्र बढ़ती है। तो जीर्ण कम करना, बेहतर सवारी प्राप्त करना, जीर्ण एक समान करना, प्लाई सेपरेशन से बचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीर्ण एक समान रखना। प्रश्न संख्या 29 है, ऑटोमोबाइल में ब्रेक ड्रम और खालिस्तान ब्रेक शू के बीच घर्षणी प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि ऑटोमोबाइल में ब्रेकिंग में जो पार्ट्स के नाम पूछे हैं ना, तो ये है कि जो ब्रेक है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उनमें से शामिल कौन सा नहीं है, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। तो ब्रेक शू इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, वाहन ब्रेकिंग प्रणाली में प्रयुक्त संयुक्त अक्षर जीपीएस का जो अभिप्राय होता है वो क्या होता है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म जो होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 31 है, भारत में टोल प्लाजा पर वाहन रोके बगैर टोल का भुगतान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर फास्टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। फास्टैग की जो कैटेगरी, एक तो एम कैटेगरी है, एक एन कैटेगरी है, और इसमें सवारियां आप ढो सकते हैं एम कैटेगरी में, और एन कैटेगरी में आप जो मतलब कि कॉमर्शियल यूज के लिए या पर्सनल उद्योग धंधों के लिए ये काम में आती है। तो फास्ट तो प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है, और 32 नंबर प्रश्न है, वाहनों में लगाए गए या फिट किए गए रियल टाइम जीपीएस ट्रैकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो जो जीपीएस होता है इसका क्या क्या ये कर सकता है? तो एक तो ओवर स्पीड अलर्ट है, चोरी हुए वाहन की रिकवरी है, रियल टाइम लाइव लोकेशन है। तो ये इनमें से जो ये दिए गए हैं ना, ये सारे काम कर सकता है। आप गाड़ी को ओवर स्पीड में चलाएंगे तो वाहन मालिक को पता चल जाएगा। चोरी हुआ कोई वाहन है तो उसको बता देगा भी वो वाहन कहाँ पे है। रियल टाइम लोकेशन भी ये बता देता है, रियल टाइम लाइव लोकेशन, कि करंट में मेरा वाहन कहाँ पे है। तो आजकल आप देखते हैं कि जो गाड़ियां होती है तो वाहन मालिक घर बैठे पता लगा सकते हैं कि गाड़ी कहाँ है, उसमें क्या कितनी सवारी बैठी है, कितनी स्पीड से चल रही है। तो इस टाइप की चीजें जीपीएस के माध्यम से आज भी आप है वो देख पाते हैं। तो ये सभी इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, स्मार्टफोन में उपलब्ध गूगल मैप का प्रयोग खालिस्तान का पता करने के लिए किया जाता है। गूगल मैप का प्रयोग आप किसके लिए कर रहे हैं? तो यहां पर हो जाएगा वास्तविक काल, यातायात स्थितियां, यात्रा के मार्ग बताना, यात्रा का समय बताना। तो सभी काम ये करती है। ठीक है, कौन करता है? यहां पर गूगल मैप है वो तीनों काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, लोकेशन को पिन पॉइंट करने या ठीक बताने के लिए जीपीएस युक्तियां खालिस्तान का कंप्रेस युक्तियों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोकेशन को पिन पॉइंट करने या ठीक ठाक बताने के लिए जीपीएस युक्तियां किसका प्रयोग करती है? सैटेलाइट, लेजर, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीपीएस युक्तियां सैटेलाइट का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न 35 है, वाहन के इंजन ऑयल की जांच की जानी चाहिए। वाहन का जो इंजन ऑयल होता है इसकी जांच कब की जाती है? तो इसकी जो जांच है वो साथियों जब इंजन ठंडा हो, जब वाहन समतल धरातल पर खड़ा हो, जब इंजन चालू हो, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जब इंजन ठंडा हो, जब वाहन समतल धरातल पर खड़ा हो, तो आपको इंजन ऑयल की जांच है वो कर लेनी चाहिए। इंजन ऑयल की जो जांच है आप सभी को पता होगा डीपीएसटी के माध्यम से यहाँ पर की जाती है। प्रश्न 36 है, निजी कारों का पंजीकरण संख्या खालिस्तान में लिखी जाती है। प्राइवेट जो गाड़ियां होती है इनमें सफेद पृष्ठभूमि होती है, जो अक्सर होते हैं वो कैसे होते हैं? काले होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर व अंक होते हैं। प्रश्न 37 है, वाहन के क्लच पर एक पैर रखे रखने से, क्लच पर पैर रखे रखने से क्या हो सकता है? तो यहां पर होगा तो कुछ नहीं, क्लच जल्दी घिस जाएगी। लेकिन इस पोजीशन को यहां पर क्लच राइडिंग के नाम से जाना जाता है, कि अगर आप क्लच के ऊपर लगातार पैर लगाकर रखते हैं या दबाकर रखते हैं या ऊपर रखकर आप गाड़ी चलाते हैं या ऐसी आदत है, तो वो एक जो है क्लच राइडिंग कहलाती है ना। तो क्लच के ऊपर पैर रख के गाड़ी चलाना ये एक मतलब गलत आदत होती है। तो क्लच जल्दी घिसने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। यातायात सिग्नल पर चमक रही लाल बत्ती का अर्थ होता है। यातायात सिग्नल पर लाल बत्ती अगर चमक रही है, चमकने का मतलब यहां पर फ्लैश कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले रुकना है। एक बार तो आपको रुकना पड़ेगा, तो सी और डी गलत हो जाएगा। और फिर बत्ती के हरी होने की प्रतीक्षा करनी है और देखें, और जब ऐसा करना सुरक्षित हो तब आप आगे बढ़ें। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? ए हो जाएगा। रुकें और बत्ती के हरी होने का, यहां पर देखो थोड़ा सा एक चीज है, एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। यातायात सिग्नल पर चमक रही लाल बत्ती का अर्थ है, चमकने का मतलब अगर फ्लैश होता है ना, तो अगर फ्लैश अंग्रेजी में देख लेना आप, अगर फ्लैश है तो आपको रुकें, देखें, और जब ऐसा करना सुरक्षित हो तब आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। अगर यातायात सिग्नल में चमक रही लाल बत्ती है तो लाल बत्ती यहां पर यह संकेत करती है आपको एक बार रुकना है, फिर आपको देखना है, सुरक्षित हो तो आपको आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, वाहन पार्क या खड़ा कारण अवैध होता है। तो यहां पर वाहन पार्क करना या खड़ा करना अवैध होता है, ये कारण नहीं करना होता है भाई।
ठीक है, करना होता है। तो कहाँ पर करना अवैध होता है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर फुटपाथ पर नहीं कर सकते, किसी पुल पर या सुरंग पर आप या उसके भीतर नहीं कर सकते, किसी साइकिल लेन में नहीं कर सकते। तीनों में करते हैं तो यहाँ पर आप अपराधी माने जाते हैं, वो अवैध माना जाता है पार्किंग, और वाहन को उठा के ले जा सकते हैं, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, आपके वाहन में हुई दुर्घटना में लोगों को चोट पहुंची है, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है तो पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाओ, फिर निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाओ। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, थाने में एफआईआर करवाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो करवा देते हैं तो इन द फ्यूचर आपको कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाना, फिर निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट है वो आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, कोई वाहन चलाते समय दाएं और मुड़ते समय आपको किस लेन में होना चाहिए। आप राइट साइड में मुड़ रहे हैं, दाएं का मतलब है राइट में मुड़ रहे हैं, तो आपको किस लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे राइट लेन में ही होना चाहिए, जो आप जिस साइड में टर्न ले रहे हैं उसी लेन में आपको यहाँ पर होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 42 है, गीली फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए। गीली और फिसलन भरी सड़क है तो पहली बात तो गियर आपको कम रखना है, स्पीड आपको कम रखनी है, मतलब कि अचानक ब्रेक लगाने या गति बढ़ाने से आपको बचना यहाँ पर चाहिए। प्रश्न इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 खालिस्तान 2019 से प्रभावी हुआ है। कब से प्रभावी हुआ है। जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 है, ये किसके द्वारा लाया गया है, 1988 में संशोधन करके, और इसको लागू कब किया गया है, 1 सितंबर 2019 को इसको लागू किया गया है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार लाइसेंस के लिए बिना गाड़ी चलाने के लिए नया चालान या जुर्माना कितना है। लाइसेंस के बिना गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पर 5000 का जुर्माने का प्रावधान धारा 181 में किया गया है। तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 45 है, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ द्वारा जारी लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। चाहे लर्निंग लाइसेंस कोई भी जारी करे, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी होती है ना वो 6 माह ही होती है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होती है। किसकी, लर्नर लाइसेंस की। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 आपके सामने है, गोल आकृति है और रेस्ट्रिक्शन एंड का संकेत यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर रास्ता बंद है, पार्किंग नहीं है, पार्किंग स्थल है, प्रतिबंध समाप्त है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक ऐसा चिन्ह जिसका हाशिया, दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा चिन्ह जिसका हाशिया काले रंग में हो और चिन्ह का रंग भी काला हो तो क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रतिबंध समाप्ति यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंड कहलाता है। प्रश्न संख्या 47 है, एक त्रिभुज के अंदर आगे से रास्ता चौड़ा है, पीछे से मोटा है, सॉरी आगे से संकड़ा है, पीछे से चौड़ा है। तो आगे रास्ता संकड़ा है, आगे पुल है, दोनों तरफ सड़क है, रास्ता बंद है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आगे रास्ता संकड़ा है। प्रश्न संख्या 48 है, यहाँ पर एक चारपाई दिखाई दे रही है केवल। आयत में चारपाई का यातायात संकेत चिन्ह क्या होता है ये आपको बताना है। दाएं ओर से वाहन का प्रवेश निषिद्ध है, गलत हो जाएगा। रेस्टिंग प्लेस हो सकता है, ओवरटेक करना प्रतिबंध गलत है, गोल चक्कर समाप्त करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो रेस्टिंग प्लेस हो जाएगा। चारपाई पर क्या किया जाता है, दुकान में, सॉरी जहां पर भी चारपाई दुकान या होटल या कहीं पर भी चारपाई होती है वहां पे आप गाड़ी को रोककर आराम कर सकते हैं, इसलिए चारपाई का मतलब होता है विश्राम स्थल करना। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाल बॉर्डर और सफेद पृष्ठभूमि में गोल आकार में 50 लिखे होने वाले यातायात संकेत चिन्ह का क्या जो अर्थ है वो होता है या वो क्या बताता है। तो यहाँ पर लाल सर्कल है और 50 इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक गति सीमा है, मैक्सिमम स्पीड को इंडिकेट करता है। यही चीज अगर ब्लू सर्कल में आती है तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड आ जाती, और हाँ तो ठीक है वो ब्लू कलर में होता है मिनिमम, ये तो आ गया मैक्सिमम का, और मिनिमम का जो होता है ना, मिनिमम का आ जाता है ब्लू सर्कल में। बस इतना फर्क है। प्रश्न संख्या 50 है, ब्लाइंड स्पॉट या अन स्पॉट स्थान आदि क्या होते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट वो स्थान होते हैं जो चालक के रियर व्यू मिरर, साइड मिरर में, दर्पण में नहीं दिखने वाले स्थान, मतलब कि न तो रियर व्यू मिरर में दिखता है न साइड मिरर में दिखता है, दोनों ही कांच में या दोनों ही दर्पण में नहीं दिखने वाले जो स्थान होते हैं वो ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाने जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने थोड़ा सा, हालांकि थोड़ी सी मुझे आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और मैं शारीरिक रूप से थोड़ा सा स्वस्थ कम ही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी व्यवधान इस क्लास में आपको देखने को मिला होगा, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे और फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ में आपके साथ फिर से रूबरू होंगे।
तो आप सभी साथी किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है स्टडी एट होम ऐप के ऊपर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन आपको तैयारी वहां पर आपको करवाई जाएगी। हर प्रकार का कंटेंट यहाँ पे, चाहे नोट्स हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे आपका वीडियो सॉल्यूशन हो, पुरानी भर्तियों के पेपर है, स्पेशल बुक्स पीडीएफ भी वहां पे है, तो आप उनको भी प्राप्त कर सकते हैं कोर्स के अंदर जाके। तो साथियों, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप तुरंत जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टडी एट होम, इसको डाउनलोड करके किसी भी प्रकार के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।